नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सुदेव टुडे में 19 अप्रैल को होने वाले 18वें लोकसभा चुनाव में अब एक हफ्ते से भी कम समय है। सभी राजनीतिक दल जो प्रचार के युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहा है, बिल्कुल अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है उस पर बिल्कुल 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और 2 बार से लगातार इस सीट पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर प्रत्याशी से ज़्यादा भरोसा कर रही है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? और कांग्रेस की संगठनात्मक रूप से न केवल कमजोर है बल्कि दल बदल का भी भारी तरीके से आगाह झेल रही है। एक वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी के अलावा 3 पूर्व विधायक मालचंद, विजय सचवान और दिनेश अग्रवाल ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक पखवाड़े से कम अंतराल का है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए अल्मोड़ा सीट से पूर्व विधायक जो 2009 में चुनाव जीते थे और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनकी सीधी कांग्रेस की क्या रणनीति है? जिस तरह से कांग्रेस मुकाबले में विचार में कमजोर दिख रही है, तो कैसे इसकी भरपाई करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अल्मोड़ा को, उत्तराखंड को या देश के पहले कोई रणनीति उनके पास नहीं है। उनकी रणनीति जो सवाल हो सकती है उनकी एक अपनी पॉलिटिक्स है। हमारा सवाल मोदी सरकार से है, आपने वादा किया था, नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने उस समय कोई राम मंदिर या किसी इशू का नहीं था, हम सबका विकास करना चाहते। अभी 10 साल में उन पर आज क्यों नहीं बात की? हमने कहा आपने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि हम 15 लाख आपके खातों में भी आएंगे, क्योंकि इस देश के भ्रष्ट पूंजीपति ने इतना लूट लिया है, वो विदेशों में इतना करोड़ है, अगर वो वापस आ जाएगा उसका क्या हुआ? आपने 2022 तक किसानों की आय को सुना करने का वादा किया था। आज दिल्ली के बॉर्डर में पिछले 2 सालों से किसान दिल्ली आने के लिए अपने दर्द को बयान करने के लिए तैयार है। आपने वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ टूटी होंगी, आने पाए सैकड़ों किसानों की जाने के। आपने कहा था और जिसकी छत नहीं मिली है 2022 तक उसको हम छत दे देंगे। हमारा सवाल है, 10 साल हो गए तो 20 करोड़ रोजगार के बारे में मोदी जी बताइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपकी लड़ाई थी, मीडिया करी, देश की मीडिया करी, क्या 25 जो बड़े राजनेता, सांसद, मंत्री, विधायक थे जिनके ऊपर आप ही की सरकार जो है ईडी, सीबीआई के लिए करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी में जाते वो सबके साथ आपकी मशीन से दाग धुल के तेल के मामले में तो आपने पीसी वापस ले ले, बाकी पर कोई केस नहीं चल रही। तो भ्रष्टाचार की आपकी लड़ाई पर सवाल क्या हुआ? तो जो देश की जनता की जो सवाल थे उस पर आप बहस नहीं करना चाह रहे, और उसके उलट कांग्रेस ने अपना एक साफ प्रोग्राम दिया है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारे 5 ग्रुप में 5 न्याय की अवधारणा है: युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक। इसमें 5-5 गारंटी है, जिसमें मूल गारंटी है युवाओं के संदर्भ में इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार की है। इस समय देश के अंदर जो ग्रेजुएट है वो अपने 40% ग्रेजुएशन बेरोजगारी की दर इस समय 8 से 10%। हमने वादा किया पहली नौकरी पक्की होगी और ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 साल की अप्रेंटिसशिप कराएंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो। संसद में एक्ट बना करके और 1 साल का उनको 1 लाख अप्रेंटिसशिप अलाउंस है। तो 30 लाख भर्तियाँ 10 साल में खाली पड़ी हैं, हम उनको क्या कहते हैं भरेंगे, ये हमारा वादा है। हमने किसान को जो MSP की वो कानूनी गारंटी देंगे और स्वामीनाथन के हिसाब से उसको उसका मूल्य देंगे। ये हमने कहा किसान की जो ऋणग्रस्ता है, बार-बार ऋण का शिकार हो रहा, आपकी नीति जो है उसके लिए हम परमानेंट मैकेनिज्म बनाएंगे। जब किसान ऋणग्रस्त का शिकार होगा उसका सवाल उसको उससे राहत है। हमने कहा कि हम न्यूनतम मजदूर की दरों में सुधार करेंगे। पिछले 10 साल में जितने एंटी लेबर लॉज पास हुए हैं
उनको क्या कहते हैं समाप्त करके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, आउटसोर्सिंग के वर्ग को प्रतिबंध लगाएंगे, परमानेंट नौकरी की ओर बढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी जो पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ी है, चाहे मनरेगा हो या अन्य किसी भी मामले में असंगठित क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये होगी। और महिलाओं के संदर्भ में हर महिला परिवार की जो बुजुर्ग मुखिया है उसके खाते में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष होगी। हमने कहा कि आशा वर्कर, भोजन माता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को गुना करके इन 10 साल में वृद्धावस्था पेंशन जो कांग्रेस की बिल थे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में 1 पैसा नहीं बढ़ा है, तो 200 और 500 के बीच में अटकी है। हम इसको 1000 न्यूनतम करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने वादा किया कि आते ही है हम इस अग्निपथ योजना को वापस। इसी संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में एक कुमाऊं के एक अंचल में ऋषिकेश से कर्णप्रिया रेल जा रही है, 24 हुई तो 25 में तो दौड़ी लेगी, और दूसरी ओर कमलपुर से बागेश्वर के उसी समय दोनों परियोजनाएं स्वीकृत है। कहाँ गई, ना सरकार बता रही, ना मोदी जी इस पर बारे में कुछ बता रहे कि हाँ ये भी रेल नेटवर्क से जुड़े। सीमांत की दूरी 120-25 किलोमीटर कम हो रही थी। टंडरपुर से जौनपुर जो महत्वपूर्ण सड़क थी, सेना के काम आती, सामरिक वर्ग के काम की। इस क्षेत्र के जो किसान काश्तकार है, चाहे खेती खान के ये फल पट्टी हो, आलू हो, मुंशियारी हो, आपका धारचूला हो, वहाँ के लोगों को, किसानों को देश की मंडी तक जाने का, और जो आप फाइनेंस करने की बात है पर्यटन के हिसाब से, उसके लिए एक नई इकोनॉमी को मजबूती मिलती। ऋषिकेश की तरह पंचेश्वर साहसिक खेल का एक बड़ा हब बनता है। इस पर आप साथ साथ प्रदेश और देश की मोदी सरकार का ये जो सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, देश में पिछले 5-10 सालों में महिला और बच्चों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड में महिलाएं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, और जहां मैं बैठा हूँ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। लेटेस्ट मामला है जहाँ एक 10वीं पास करने वाली बेटी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 2 महीने वाले बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, देश में पिछले 5-10 सालों में महिला और बच्चों के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड में महिलाएं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, और जहां मैं बैठा हूँ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लगातार महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। लेटेस्ट मामला है जहाँ एक 10वीं पास करने वाली बेटी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। 2 महीने में 4 से दाखिल हो चुकी है। पास्को एक्ट के हिसाब से वहाँ फास्ट फूड त्वरित न्यायालय बनना चाहिए। अभी तक मामला शुरू नहीं हुआ है। 6 महीने पहले बबीता की कमजोर में की महिला थी, उसके साथ उसकी हत्या की गई है। अंकिता भंडेरी का सुबह राष्ट्रीय सवाल मंच का जो कौन VIP है, उनके माता पिता ने इशारा भी कर दिया, सरकार उसको बचा रही है। चमोली में पिंकी की हत्या हो गई थी, उत्तरकाशी में बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, रेप के मामले हुए थे। कहीं पर भी प्रदेश में महिलाओं के मामले में निर्भया कांड के बाद और पास्को एक्ट के अनुसार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, जिससे कि इस तरह के जघन्य अपराधी को सजा मिले। इन सवालों पर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ की जो हमारी खेती तबाह हो चुकी है, खेती पर पर्वतीय क्षेत्र पर जो जंगली जानवरों का हमला हो रहा है, उसकी वजह से गांव के गांव पलायन कर रहे हैं, और सीमांत क्षेत्र में जब गाँव खाली होते तो देश की सुरक्षा के साथ समझौता होता है। उसमें बात तो सवाल है मोदी सरकार से भी, सांसद से भी, हिमालयी राज्य की संवेदनशील राज्य, इसने देश की बड़ी सेवा की। हमने अपने जंगल, अपने जल संसाधनों को, हिमालय को बचाने को आपको अर्पित किया। हमारे नौजवानों ने देश की सीमाओं में अपनी शहादत से इस देश की रक्षा की। आपने आयोजन में हमको किया था, हमने जो इंदिरा जी ने हमको दिया था विशेष राज्य का था, वो आपने हमसे वापस ले लिया। जो 2013 की आपदा के बाद भारत सरकार के एक आयोग ने इस राज्य को कहा था कि इसको स्पेशल नीड्स की ग्रीन बनने की जरूरत है, वो भी के चतुर्वेदी कमेटी ने आपने लागू नहीं की। तो किस से ओर से ये उत्तराखंड की जनता से और इस क्षेत्र की जनता से उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार को मत दे, और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह बदलाव है।
अंदर से जबरदस्त सरकार के खिलाफ गुस्सा है। वो कांग्रेस इसके वोट है 19 अप्रैल को बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात जमीनी मुद्दों को उठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नाम, मोदी के काम के अलावा कई भावनात्मक मुद्दे हैं। संसद को निष्प्रभावी करना, मंदिर का मुद्दा, इन सबसे बढ़कर अब वो स्थानीय देवी देवताओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में खुद कहा कि वो कार्यकर्ताओं से ये कहेंगे कि वो स्थानीय मंदिरों में उनका प्रणाम करें। इन तमाम मसलों को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे मुकाबला? देखिए, जब मोदी सर जनता के आर्थिक विकास के नारे के साथ, जनता के समृद्धि के नारे के साथ जब उस फ्रंट पर वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं तो इस तरह का सहारा। सवाल क्या, इस राजनीति में, लोकतंत्र में क्या भगवान चुनावी मुद्दा बन सकता है? सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, क्या इससे बड़ा झूठ तो नहीं है? क्या राम मंदिर मोदी ने बनाया? 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले राजीव गांधी थे। उन्होंने कहा था ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, इस मुद्दे में या तो धर्माचार्य लोग मिल करके फैसला कर रहे हैं, जो फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे, या कोर्ट के निर्णय पर आने तक इंतजार करेंगे। और उस समय बीजेपी संघ ने आग लगाई थी निहाल को, है जो खून नहीं पड़ा तमाम थी, उसके कारण आप जानते दंगे हुए थे, अर्थव्यवस्था तबाह हुई। मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनाए। क्या मोदी जी ने देश की पार्लियामेंट में कोई बिल लाए, कोई एक्ट बनाया जिसके द्वारा उनका न्यायालय का मामला इंतजार नहीं होगा, देश की पार्लियामेंट में सारी जमीन का अधिकार करें, वहाँ मंदिर बने? ऐसा नहीं। मोदी ने भी कहा कि न्यायालय का फैसला आना, न्यायालय का फैसला आने के बाद न्यायालय ने कहा हाँ वहाँ पर मंदिर बना लीजिए और उसी फैजाबाद में एक मस्जिद को बना दीजिए। तो ये तो कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। और दूसरा सवाल, भगवान राम तो हिंदू के आराध्य है, भगवान राम भारत की तो आराध्य नहीं है, नेपाल भी देश है। कोई धर्म, कोई भगवान किसी देश विशेष की मिल्कियत नहीं हो सकती, वो मानवता की मिल्कियत है। इसलिए उस संबंध में आप हमारे धर्म को भी कमजोर कर रहे हैं। भगवान राम जो सबरी के झूठे पेड़ खा सकते थे, आप उसको एक धर्म विशेष का या एक राज्य विशेष का नायक बना रहे, जबकि वो मानवता के नायक है। तो कुल मिला करके आपने लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन थे, न्यायपालिका आपको दबाव, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो ऐसे लग रहा है कि भाई की भारतीय टीम के जनता पार्टी के कोई लोग उस तरह से काम करें। अब एक इंस्टीट्यूशन बचा था हमारा धर्म, आप उसको भी संकीर्ण बनाए। हमारे धर्म में 3D की प्रॉब्लम, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा के एक अवतार में भगवान राम है। अब तो हम हो गया 21वीं सदी में, तो चंपत राय जो उनका एक राष्ट्रीय सचिव है, उसने मोदी को ही अब भगवान विष्णु का अवतार बना दिया। तो अब राम और मोदी में क्या है? कुल मिला के हमारे धर्म को भी क्या कहते हैं के ऊपर हमला कर रहे हैं, लोग इसको समझते हैं। कांग्रेस पहले से ही कमजोर नजर आ रही हो, जो गलबदल हो रहे हैं इस बीच चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद और 1 महीने के भीतर जो ये गलबदल को किसी ऊपर होने में क्या? देखिए, जो भी गए हैं आप बताइए, वो किसी न किसी मामले में देश में भी देखे जिनको थोड़ा है उनके ऊपर कहीं न कहीं ईडी सीबीआई का दबाव था। हमारे प्रदेश के भी अंदर आप देखिए, एक एमएलए गए हैं, उनकी पत्नी के ऊपर पिछले 2-3 सालों में किस तरह से उनकी अनियमितता आरोप इन्होंने खुद लगाए थे, है ना। तो जब जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं वो इनके पास जा रहे हैं, तो क्या उसको माना? कहीं ना कहीं तो एक दबाव की बात मानी गई। आपने देखा होगा 25 जो राजनेताओं पर मुकदमे चलाए थे इन्होंने, आप 23 में से कुछ के मामले तो आप सरकार ने वापस ले लिए, बाकी के मामले कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस व्यक्ति के ऊपर इन्होंने खुद शराब कांड में आरोपी बनाया था, आरोप लगाए थे, 7 गवाही में उसने किसी का नाम नहीं दिया था, 8वें में अप्रूवर बन गया तो केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। उसके बेटे किसी संबंधी को
कोई दल बीजेपी या उसको सहयोगी दल संसद का चुनाव लड़ रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? आप ईडी सीबीआई के द्वारा जो लोगों के कमजोर पक्ष है उस पर दबाव डाल के अपने वाले ले गए, तो क्या यही भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई है? लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप नड्डा का स्पष्ट कहना है कि लोग जमीनी मुद्दों को तरजीह देंगे, भावनात्मक और ऐसे मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े नहीं हैं। और कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 के चुनाव में 5 लोकसभा सीटों में वो नहीं जीतने देंगे। जो दलबदल हो रहा है वो कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो दबाव है उन सब का कारण है, और लोगों का एक अंडर करंट कांग्रेस मान रही है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी वजह से उनके साथ है। लेकिन आखिर क्या होता है, नतीजे कैसे रहते हैं, इसके लिए 4 जून में